जुलाई है 15, लेक्चर नंबर है 22। बेसिकली आज हम देख रहे हैं कोलिजन्स के हवाले से। सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने बेसिकली कोलिजन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिस्कस करने हैं। हमने उनमें बेसिक क्या देखना है? उनमें बेसिक ये देखना है व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलाइडिंग। कोलिजन्स के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। हम ये देखेंगे कि कुछ केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन सफिशिएंट है और हम ये देखेंगे कि बाकी के केस में वो सफिशिएंट नहीं है। कोलिजन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है। पहली को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, दूसरी को कहते हैं हम इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में इंटरेक्टिंग फोर्सेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव होती हैं, वो सारी की सारी इंटरनल फोर्सेस होती हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम भी सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सेम रहता है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन लेस हो जाती है देन बिफोर कोलिजन। इसमें जो है वो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इन इलास्टिक कोलिजन्स को देखेंगे, उसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन्स को देखेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन्स में हमारे पास क्या होता है? कोलिजन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन्स। उसमें क्या होता है? एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं रहती? सम ऑफ द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड और कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। उन कोलिजन्स में ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। यहाँ पे एक ये थोड़ी सी ट्रिकी स्टेटमेंट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसकी जो लिमिट है वो हम डिफ़ाइन करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट ना करे तो मैक्सिमम एनर्जी जो कन्वर्ट की जा सकती है मींस कि वो कन्वर्ट हो जाती है बाज़ औक़ात। मींस ये लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा एनर्जी इन कोलिजन्स में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कन्वर्ट नहीं हो सकती, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती अनटिल अनलेस के ये वैलिड हो। और जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसे कोलिजन्स को, इस केस को कंसीडर किए हुए उन कोलिजन्स को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू जितनी भी एनर्जी अलाउ होती है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी होनी होती है उन पर्टिकुलर कोलिजन्स को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स। उन पर्टिकुलर केसेस में क्या होता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। से हमारे पास कोलिजन्स इन्वॉल्विंग आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स से हमारे पास आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक्सटर्नल यूनिवर्स से कोई कांटेक्ट ही नहीं होता, तो उन कोलिजन्स के लिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। वैसे भी मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल कोलिजन्स आर इनइलास्टिक टू सम डिग्री। इन प्रैक्टिस हमारे पास डेफिनेटली हमें एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी वापस नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाती है। इन प्रैक्टिकल जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सारे के सारे इनइलास्टिक होते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स की वो स्टिकिंग टुगेदर होते हैं। स्टिकिंग कोलिजन्स होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं और स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें डेफिनेटली इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं क्योंकि उनमें इंटरनल काइनेटिक एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की एनर्जी रह जाती है। वो एग्जांपल्स होते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स के। वेयर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट, वहाँ पर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
जितनी भी एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। सो जो यहाँ पर हम नोटेशंस यूज़ करेंगे जितने भी कैलकुलेशंस में आगे, वो नोटेशंस हमारी कौन कौन सी हैं। सो पार्टिकल्स मूविंग विथ वेलोसिटीज़ u1 एंड u2 बिफोर द कोलिजन, हम सारी की सारी एक ही नोटेशंस यूज़ करेंगे सारी की सारी कंक्लूजन्स में, ताकि कन्फ्यूजन किसी भी किस्म की ना रहे। और वो नोटेशन क्या है कि जो बिफोर कोलिजन जितनी भी वेलोसिटीज़ हम यूज़ करेंगे उन सबको हम नाम देंगे u का, u1 u2 u3 u4। ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ हैं। पार्टिकल की वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन जो होती हैं उनको हम लेबल करेंगे v1 v2 v3। सो डेफिनेटली वेलोसिटी चाहे u हो चाहे v हो, अगर वन डायमेंशनल केस है और वेलोसिटी ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब पार्टिकल मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव एक्सिस। मेरे पास एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा। अगर वेलोसिटी चाहे वो u है चाहे वो v है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो अगर वेलोसिटी लेस देन ज़ीरो है तो चाहे वो u है चाहे वो v है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं या नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रहे हैं। सो हम देख रहे थे इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में सबसे जो पहली एग्जांपल है उसकी हम वो देखेंगे स्टिकिंग कोलिजन्स, क्योंकि ये वो कोलिजन्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो हमारे पास केस क्या है, हमारे पास केस ये है कि टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 एंड m2 मूव विथ वेलोसिटीज़ u1 एंड u2 अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। वैसे भी ये 1D केस है। 1D केस में पार्टिकल यहाँ पर नज़र आ रहा है, सही है। पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 मूव करते हैं, डेफिनेटली ये वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वेलोसिटी कम है। दोनों एक दूसरे के साथ जैसे ही कोलाइड करेंगे तो स्टिक टुगेदर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई फोर्स है जो इनको बाइंड किए हुए है, डेफिनेटली कोई इंटरनल फोर्स है कोई। सो फाइनली ये वेलोसिटी v के साथ मूव करें, क्योंकि फाइनली एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करें तो इसको मैंने लेवल किया हुआ v, ये लेवल होगा m1। ये m1 है, ये m2 है। जब कोलाइड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे। इनिशियल इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। सो यहाँ पे ये भी मेंशन है कि इनके मैसेज m1 m2 है, इनकी वेलोसिटीज़ u1 u2 है, मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। सो सेकंड पॉइंट इस स्टेटमेंट का क्या है कि दे कोलाइड एंड स्टिक, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और स्टिक हो जाते हैं, मूविंग एज ए यूनिट, मूविंग एज ए वन यूनिट। और फाइनल वेलोसिटी उनकी जो हो जाती है उसको मैं कह रहा हूँ v आफ्टर द कोलिजन। सो डेफिनेटली सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व करेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। बिफोर कोलिजन पार्टिकल 1 का m1 u1, पार्टिकल 2 का m2 u2, और फाइनल मोमेंटम दोनों कंबाइन m1 m2 की वेलोसिटी v। अब ये जो वेलोसिटी के वेक्टर्स हैं ये बेसिकली सेल्फ करेक्टिंग हैं। जब तक हम वेक्टर्स लिख रहे हैं तो हम इनका अपोजिट डायरेक्शंस के मूव करने के लिए नेगेटिव साइन नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही हम वेक्टर हटाते हैं, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, जो एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है उसके लिए हम डेफिनेटली नेगेटिव लिखेंगे। इस यहाँ पर मैंने v निकालने के लिए और कुछ भी नहीं किया, m1 और m2 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दिया। सो मेरे पास v आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये छोटी सी वेक्टर क्वांटिटी, छोटी सी एक एग्जांपल है स्टिकिंग कोलिजन्स की, कि फाइनल वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर मेरे पास 1D केस है। तो इसमें पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये है कि m2 इनिशियली अगर रेस्ट पर है, तो अगर m2 इनिशियली रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी u2 ज़ीरो होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे u2 ज़ीरो आ जाएगी तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी इस वाली फॉर्म में अंदर। सो v इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। उसकी क्या आ जाएगी, मेरे पास फाइनल स्पीड आ जाएगी। सो उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग एनर्जीज़, काइनेटिक एनर्जीज़ क्या होंगी, कि आई क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आई हो जाएगा, सिंपली u2 तो रेस्ट पर है, एक ही पार्टिकल है m1 जो कि मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u1, से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। इक्वेशन 1 लेवल कर दी मैंने। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। सो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर की जगह ये वाला एक्सप्रेशन उठा के मैंने पूरा का पूरा रख दिया। सो इसको जब इस एक्सप्रेशन को जब मैं ओपन करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, से यहाँ पे मेरे पास m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल m1 प्लस m2 है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक रह जाएगा, हाफ m1 का स्क्वायर, ये 2, ये m1 का स्क्वायर, यहाँ पे m1 प्लस m2 आ गया, ये u1 का स्क्वायर आ गया।
सो अगर मैं दोनों वेलोसिटीज़ को देखूं तो मैं रेशो लूँ कि एफ़ ओवर के आई का, कि एफ़ में मेरे पास क्या है, कि एफ़ में मेरे पास है m1² अपॉन 2 m1 प्लस m2, और के आई में क्या है, हाफ m1 u1² अपॉन 2 से 2 कैंसिल, u से u कैंसिल, एक m कैंसिल हो गया, ऊपर एक m रह जाएगा, नीचे ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा रह जाएगा। सो के एफ और के आई का रेशियो जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1 अपॉन m1 प्लस m2, डेफिनेटली इट इज़ लेस देन 1। इसका मतलब यह है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सच कोलिजन्स। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने ऑलवेज भी लिखा हुआ है, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये एक एग्जांपल थी। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ बेसिकली हमने ये देखा कि मैं फिर भी दोबारा आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, पर जस्ट अ मिनट। हमने कोलिजन स्टार्ट किया था, कोलिजन में हमने इनइलास्टिक कोलिजन स्टार्ट किया था। इनइलास्टिक कोलिजन में हमने सबसे पहले उसकी नोटेशंस इंट्रोड्यूस करवाई। नोटेशंस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद स्टिकिंग कोलिजन्स हमने किए। स्टिकिंग कोलिजन्स की हमने क्या किया, उसकी एक एग्जांपल की। अब हम आगे की तरफ जाते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है हमारे पास के से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोलाइड करते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ये ब्लॉक M1 है, मैस 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी u1 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन 1D प्रॉब्लम है, M2 है 3 kg, उसकी वेलोसिटी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव है 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेवल होगी। मुझे पता है कि मोमेंटम कंजर्व करेगा, सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2। फाइनल वेलोसिटी को मैंने v कह दिया। फाइनल वेलोसिटी में यहाँ से पता चल जाएगी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगी। सो v जो है वो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 अपॉन m2। मैस 5 है, वेलोसिटी 2 है, मैस 3 है, वेलोसिटी -2 है, m1 प्लस m2। सो वेलोसिटी आएगी हाफ मीटर पर सेकेंड। u2 हमने नेगेटिव है, सो बेसिकली ये अपोजिट डायरेक्शन है जैसा कि फिगर में बताया हुआ है। सो ये वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि जब दोनों कोलाइड करेंगे, स्टिक हो जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेंगे। ये एग्जैक्टली पॉजिटिव वेलोसिटीज़ की यही चीज़ बता रही है। सो हेयर v is positive, so it is towards right, that is positive x axis। अब हमने उनकी एनर्जीज़ कैलकुलेट करनी है। से इनिशियल एनर्जी क्या है, से फाइनल एनर्जी क्या है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी के आई हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ मैस m1 5 है, वेलोसिटी 2 है, हाफ m2 3 है, वेलोसिटी -2 है। सो इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, ये सिंपली 16 जूल आता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर है। सो हाफ m1 ये है, m2 ये है। फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, एग्जैक्टली ये आ रही है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है इसकी वो 1 जूल आ रही है। सो के एफ और के आई का मैंने अगर रेशो देखा है तो मेरे पास रेशो क्या आ रहा है, 1/16, जो कि मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की लॉस्ट हो गई है। सिस्टम के पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी रह गई है। लेकिन इस केस में भी गौर से देखें कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व किए हुए, हर केस में मोमेंटम लाजमी कंजर्व करेगा। सबसे पहले हमने स्टिकिंग कोलिजन्स के, इनइलास्टिक कोलिजन्स में 2 केसेस देखे। अब हम थर्ड केस देख रहे हैं। थर्ड केस बेसिकली 2 डायमेंशनल केस है। 2 डायमेंशनल केस मुझे क्या बता रहा है कि m1 विथ वेलोसिटी u1 यहाँ मूव कर रहा है, m2 विथ वेलोसिटी u2 यहाँ मूव कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का कोलिजन होगा और दोनों स्टिक होकर कंबाइन होकर इस डायरेक्शन में जाएंगे। इसको हमने लेबल किया हुआ है फाइनल वेलोसिटी v के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है ये थीटा है। ये कंबाइन मैसेज है m1 प्लस m2। सो लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व करेगा। सो लीनियर मोमेंटम की मेरे पास 2 इक्वेशनें बनेंगी, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। सो अगर मैं
हम बात कर रहे हैं बेसिक स्टिकिंग कोलिजन की। 2 डायमेंशन के अंदर मेरे पास m1 है x डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u1, m2 है अलॉन्ग y एक्सिस विथ वेलोसिटी u2। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों कोलाइड करते हैं और फाइनल इस वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में कहता है जो कि x के साथ एंगल बना रहा है थीटा। इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट बनेगा ये स्टिक टुगेदर हो जाते हैं तो कंबाइन मैस हो जाएगा m1 प्लस m2। इसका जो x कंपोनेंट आएगा v टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, इसका जो y कंपोनेंट आएगा v टाइम्स साइन ऑफ थीटा आएगा। मोमेंटम कंजर्व करेगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। x कंपोनेंट आएगा m1 u1, x कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ ये है m1 u1। यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2, इसका x कंपोनेंट v टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन 1 लेबल कर दिया। y कंपोनेंट m1 u1 कंबाइन होके m1 प्लस m2 v साइन ऑफ थीटा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 में हमारे पास है m1 प्लस m2 v साइन ऑफ थीटा इक्वल टू m2 u2। m1 प्लस m2 v साइन थीटा, m2 u2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 है m1 प्लस m2 v कॉस ऑफ थीटा अपॉन m1 u1। v से कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास tan ऑफ थीटा आ जाएगा, ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। थीटा अगर मुझे निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ m2 u2 अपॉन m1 u1 शेप भी आ जाएगी। सिमिलरली इस इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए मैं v निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास ये m1 अपॉन m2 यहाँ जाके डिवाइड करता है, साइन भी यहाँ जाके डिवाइड करता है। मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 v मुझे आ जाएगा जो कि m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 अपॉन साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन 4 है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि से मुझे कुछ वैल्यूज़ गिवन है। m1 की वैल्यू गिवन है 70 kg, u1 गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, m2 गिवन है 50 kg, u2 गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। थीटा निकालना, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए tan इनवर्स ऑफ m2 u2, ये m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 u1। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके tan इनवर्स लेता हूँ तो मेरे पास थीटा आएगा एग्जैक्टली 47 डिग्रीज। सिमिलरली अगर मुझे v निकालना है m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 अपॉन साइन थीटा में पहले निकाल चुका हूँ जो कि 47 आया है। v2 मेरे पास आया 1.71 अगेन जो कि इसकी वैल्यू आई है 1.71 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो डेफिनेटली इसका मैं एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकता हूँ, वाई कंपोनेंट भी निकाल सकता हूँ। इस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अगर काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, m1 70 था, u1 2 था, m2 50 था, u2 3 था। काइनेटिक एनर्जी आ रही है 365 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंबाइन हो गई, इन दोनों की वेलोसिटी जो आई है वो 1.17 आई है। ये कंबाइन मैस आ गया, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा 175.5 जूल। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लॉस हुई है। ये इन इलास्टिक कोलिजन है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कोलिजन्स में इन इलास्टिक कोलिजन में हमने 1D देखा। 1D में हमने इनलास्टिक कोलिजन्स था तो स्टिकिंग कोलिजन्स देखे, फिर उसके 2 एग्जाम्पल किए, फिर हमने 2D में वही केस देखा। अब हम जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन्स की तरफ। डेफिनेटली लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व करता ही है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इसमें इलास्टिक कोलिजन्स में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करती है। तो सबसे पहले हम इसका 1D केस देखेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन्स हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर नहीं होते, कोलाइड होने के बाद वापस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमारे पास मेरे पास इलास्टिक कोलिजन्स का 1D केस है। बिफोर कोलिजन पार्टिकल कोई m1 है, वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है, m2 है, वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रहा है, यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, कोलाइड करेंगे। कोलिजन के बाद m1 वेलोसिटी v1 के साथ मूव करेगा, m2 वेलोसिटी v2 के साथ मूव करेगा। मोमेंटम जो हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक वेक्टर इक्वेशन है। अगर 1D का केस है तो सारे के सारे x में होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अगर 2D का केस है तो डेफिनेटली मुझे इस इक्वेशन के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल केस में मेरे पास क्या आएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। सो सॉरी, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन। हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, दो ही अननोन्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? अननोन हमारे पास है v1 v2, यहाँ पे अननोन हमारे पास है v1 v2। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ v1 और v2 के लिए। से वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, वी कैन सॉल्व फॉर अननोन्स। फॉर गिवन masses m1 एंड m2 वी नीड u1 एंड u2। अगर मुझे ये दोनों गिवन है, इनिशियल वेलोसिटीज masses गिवन है, तो मैं v1 और v2 निकाल सकता हूँ। सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो जनरल सॉल्यूशंस बनता है, वो जनरल सॉल्यूशन मैंने ड्राइव नहीं किया, ड्राइव आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, आपको किसी भी बुक में ये डेरिवेशन मिल जाएगी। ये डेरिवेशन ट्रिवियल है, मीन्स इतनी मुश्किल नहीं, आसान है, हम कर सकते हैं। सो v1 की जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 टू टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। सिमिलरली v2 की एक्सप्रेशन आती है 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। सो इक्वेशंस को मेमोराइज करने से बेहतर ये है कि हम मोमेंटम किसी भी प्रॉब्लम का जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम स्टार्ट लें मोमेंटम एनर्जी के कंजर्वेशन लॉज से, तो ये बेस्ट रहेगा रादर देन कि हम ये वाली इक्वेशंस मेमोराइज करें। सो हम एक पर्टिकुलर केस देखते हैं, पर्टिकुलर इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक पर्टिकुलर केस देखते हैं। से मुझे m1 m2 गिवन है, u1 u2 गिवन है, v1 v2 मैंने निकालना है, से एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, लेकिन पर्टिकुलर केस कौन सा है? पहला जिसको मैंने ए कहा हुआ है, जिसमें m1 एग्जैक्टली बराबर है, नज़र आ रहा है आप लोगों को मेरा? यस सही है, m1 एग्जैक्टली इक्वल है m2 के, जो कि m है। सो अगर इस केस में मैं m1 m2 इक्वल पुट कर दूं m के, सो डेफिनेटली v1 में ये एक्सप्रेशन वैनिश हो जाएगा, v2 में ये एक्सप्रेशन वैनिश हो जाएगा। सो v1 कम्प्लीटली मुझे u2 की शेप में मिलेगा और v2 मुझे इन टर्म्स ऑफ u1 मिलेगा। सो और इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो ये टर्म डेफिनेटली वैनिश हो जाएगी, ये 2 टाइम्स m आ जाएगा, ये भी 2 टाइम्स m आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो v1 एग्जैक्टली आएगा u2। सिमिलरली ये तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि m माइनस m, यहाँ पे 2 टाइम्स m, यहाँ पे भी 2 टाइम्स m कैंसिल हो जाएगा, v2 जो आ जाएगा एग्जैक्टली u1 आ जाएगा। वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इससे मेरे पास एग्जैक्टली अगर ये केस है जिसमें m1 एग्जैक्टली इक्वल टू m2 के, जो कि m है, सो if the initial velocities are u1 and u2, so final velocities equation 3 और 4 को यूज़ करते हुए जो मुझे मिलेंगी, v1 मुझे मिलेगा सिंपली u2 और v2 मुझे सिंपली मिलेगा u1। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि पार्टिकल्स एक्सचेंज वेलोसिटीज़ ड्यूरिंग द कोलिजन के दौरान उन्होंने अपनी वेलोसिटीज़ एक्सचेंज कर दी। अगर पार्टिकल्स का मैस सेम है तो particle 1 acquires velocity of particle 2, particle 1 acquires velocity of particle 2, particle 2 acquires velocity of particle 1, particle 2 acquires velocity of particle 1। इसमें एक पर्टिकुलर केस है, अगेन इस इक्वल मैसेज में अगर आपके पास u2 0 है, मीन्स पार्टिकल 2 इनिशियली एट रेस्ट पर है, तो हमारे पास क्या होगा? अगर u2 0 है तो वेलोसिटी v1 0 हो जाएगी और v2 जो है वो एग्जैक्टली u1 ही रहेगी। सो v1 जो है 0 हो जाएगी, v2 जो है एग्जैक्टली u1 रहेगी। पार्टिकल इनिशियली पार्टिकल 2 रुका हुआ था, से मेरे पास इनिशियली m2 रुका हुआ था, m1 मूव कर रहा था, फाइनली m2 मूव कर जाएगा, m1 यहाँ आके रुक जाएगा। सो एग्जैक्टली ये वाला केस है। सो इसका जो दूसरा
केस है उस केस में हमारे पास क्या है कि मैसेज सेम नहीं है डेफिनेटली। अब हमारे पास ये दूसरा केस है, इस दूसरे केस में मैसेज सेम नहीं है लेकिन पार्टिकल 2 इनिशियली रेस्ट पर है, लेकिन यहाँ पे मैसेज सेम नहीं है। सो पार्टिकल 2 अगर इनिशियली रेस्ट पर है सो हमारे पास दोनों इक्वेशंस में इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 में u2 ज़ीरो हो जाएगा, पार्टिकल 2 इनिशियली रेस्ट पर है। एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी, u1 u2 में v1 m1 माइनस m2 की शेप में आ जाएगा, v2 ट्वाइस ऑफ m1 की शेप में आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पे है मेरे पास के v1 जो आ जाएगा वो m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 u1 की शेप में आ जाएगा, v2 जो है ट्वाइस ऑफ m1 अपान m1 प्लस m2 की शेप में आ जाएगा। अगेन अगर यहाँ भी मैं मैसेज सेम रखूँ तो ये डेफिनेटली वैनिश हो जाएगा। पार्टिकल 1 जो है वो कोलिजन के बाद रुक जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। पार्टिकल 2 कोलिजन के बाद विद वेलोसिटी u1 मूव करेगा। एग्जैक्टली वही रिजल्ट है जो हमने ऊपर रिज़ल्ट निकाला है। सो इसकी हम एग्जांपल करेंगे किसकी से इलास्टिक कोलिजन्स की 1D के केस में। सो हमारे पास क्या है, पार्टिकल m1 विथ वेलोसिटी u1, पार्टिकल m2 विथ वेलोसिटी u2। सो डेफिनेटली कोलिजन के बाद दोनों ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मोस्ट प्रॉबेबली यही है। फाइनली मुझे बेसिकली u1 और u2 की जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा। सो मोमेंटम कंजर्व करेगा m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। सो 5 मैस है, 2 वेलोसिटी है, 3 मैस है, -2 वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। 5 v1 कह दिया, 3 v2 कह दिया, 10 - 6 4 आ जाएगा, 5 ऑफ v1 प्लस 3 ऑफ v2। इक्वेशन 1 मैंने लेबल कर दिया क्योंकि एक सेपरेट ये मेरे पास वो है, सेपरेट एग्जाम्पल है। सिंस कोलिजन इज़ कम्प्लीटली इलास्टिक सो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और वो ट्रिक क्या है कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ बिफोर कोलिजन एंड डिफरेंट ऑफ वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन सेम आएगा। सो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम आएगा अगर मेरे पास प्रॉब्लम कम्प्लीटली इलास्टिक है तो। सो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ v2 माइनस v1 आफ्टर कोलिजन exactly equal to opposite to the difference of velocities before collision। so ये दोनों मुझे पता है तो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता itself v1 और v2 क्या है, लेकिन मुझे इनिशियल जो वेलोसिटीज़ पता है, यहाँ से मुझे ये पता है इसका डिफरेंस एग्जैक्टली क्या आएगा। सो माइनस साइन ये एक टूल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में ये वैलिड है। सो v2 माइनस v1 मुझे नहीं पता, माइनस u2 मुझे पता है जो कि -2 है, माइनस u1 मुझे पता है जो कि 2 है। सो डिफरेंस मेरे पास 4 आ जाएगा। v1 माइनस v2 एग्जैक्टली यहाँ पे v1 मैंने पहले लिखा है, v2 मैंने बाद में लिखा है, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन मुझे ये रह जाएगी। नज़र आ रही है आप लोगों को इक्वेशन? यस। सो हमारे पास अब दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है मेरे पास 5 ऑफ v1 प्लस 3 ऑफ v2 इक्वल टू 4। दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन है वो है मेरे पास v1 माइनस ऑफ v2 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू -4। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए मुझे v1 जो मिलेगा वो एग्जैक्टली ये मिलेगा, जो v2 मिलेगा वो एग्जैक्टली ये मिलेगा। अभी भी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन वैलिड आएगा। से v2 मेरे पास v2 मेरे पास 3 है ठीक है। v2 मेरे पास 3 है, माइनस v1 मेरे पास माइनस ऑफ v1 है, इक्वल एग्जैक्टली 4 के इक्वल आएगा। सो ये एक्सप्रेशन वैलिड है। हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि m1 की वेलोसिटी जो बाद में आई है वो कितनी आई है, वो आई है माइनस ऑफ v1। माइनस ऑफ v1 का मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। m2 की वेलोसिटी पॉजिटिव 3 आई है, ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कोलिजन के बाद अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेंगे। ऑब्जेक्ट 2 मूव्स टू द लेफ्ट एट दिस स्पीड, ऑब्जेक्ट 1 मूव्स टू द लेफ्ट एट दिस स्पीड, ऑब्जेक्ट 2 मूव्स टू द राइट एट दिस स्पीड।
अगर मैं काइनेटिक एनर्जीज़ की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेरे पास क्या आएगी, क्या इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। सो हाफ m1 5 है, u1 2 है, हाफ m2 5 है, u2 -2 है। सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 16 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आएगी, हाफ m1 v1 हाफ m2 v2। सो हाफ 5 v1 मेरे पास -1 है, v2 मेरे पास 3 है, अगेन 16 ऑफ जूल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली फाइनेटिक एनर्जी जो कि एग्जाम्पल बनती है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की। अब हम इलास्टिक कोलिजन्स में 2D केस देखेंगे, लेकिन इस 2D केस में सबसे पहले इसको अज्यूम हम एक सिंप्लिसिटी के लिए एक स्पेशल केस लेंगे ताकि हमारी एक्सप्रेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएं, और वो ये है कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो इनिशियली एट रेस्ट है। सो इससे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो द इनिशियल पार्टिकल एंड द स्कैटर्ड पार्टिकल डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव करेगा। ये एक 2D प्रॉब्लम बनेगा। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन है मेरे पास 2D के केस में। सो यहाँ पे ये सिचुएशन कैसे बनती है, सिचुएशन कुछ यूँ बनेगी कि m2 इनिशियली रेस्ट पर है, m1 मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u1। इसका कोना यहाँ से आके यहाँ इसको टकराएगा, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। सो इनिशियल पार्टिकल और स्कैटर्ड पार्टिकल एक ही पर्टिकुलर प्लेन में लाए करेंगे, इस प्लेन से नहीं हटेंगे। सो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। सो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है इनिशियल पार्टिकल m1, उसको मैंने थीटा कहा हुआ है। जो m2 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है उसको मैंने थीटा 2 कहा हुआ है। सो ये वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस। m2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, लेकिन ये रहे, ये भी पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव y है। सो क्योंकि ये नेगेटिव y है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव रिप्रेजेंट हुई हुई है। सो इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो हमारा जो केस था वो केस क्या है कि स्पेशल केस है जिसमें u2 रेस्ट पर है इनिशियली, और इनिशियल पार्टिकल और स्कैटर्ड पार्टिकल दोनों के दोनों एक कॉमन प्लेन में लाए करेंगे क्योंकि ये 2D प्रॉब्लम है। सो हम यहाँ पर गिवन क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, से u1 गिवन है, u2 मुझे नोन है जो कि 0 है, अननोन हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से हैं, वेलोसिटी पार्टिकल 1 का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, पार्टिकल 2 का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन v है। सो x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स 1 एंड 2। सो ये एक्सप्रेशन वो जो है डायग्राम बनती है। डायग्राम में हमारे पास क्या आ रहा है कि पार्टिकल यहाँ जाएगा, इससे कोलाइड करेगा। थोड़ा सा हमने ऊपर से नीचे इसलिए रखा है क्योंकि कोलिजन के बाद पार्टिकल स्ट्रेट ना आ जाए, इस तरीके से कोलिजन हो कि ये कुछ एंगल बनाए, तो डेफिनेटली ये भी कुछ एंगल बनाएगा। सो ये यहाँ यूँ जाएगा, ये यहाँ यूँ जाएगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। तो सबसे पहले मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मुझे क्या कहता है, यहाँ में मुझे आसानी हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट पर है। सो m1 v1 इनिशियली सिर्फ x डायरेक्शन में है, विच इज़ इक्वल टू m1 u1 दिया जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसका x कंपोनेंट अलग बनेगा, y कंपोनेंट अलग बनेगा। सो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट में पार्टिकल की वेलोसिटी थी, y में कुछ भी नहीं थी। सो यहाँ पे m1 u1 आ जाएगा m1 v1 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस m2 v2 टाइम्स कॉस ऑफ फाई। सो आफ्टर कोलिजन इसका x कंपोनेंट आएगा m1 v1 कॉस ऑफ थीटा, m2 v2 कॉस ऑफ फाई, क्योंकि ये फाई है, क्योंकि ये एंगल फाई है। सो ये इसका अगेन अलग इक्वेशन है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 लेबल कर दिया कंजर्वेशन मोमेंटम के x कंपोनेंट को। इनिशियली y में कोई भी मोमेंटम नहीं है, पार्टिकल सिर्फ x में मूव कर रहा था। सो y में पहला जो पार्टिकल है m1 v1 साइन ऑफ थीटा, ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में m2 v2 साइन ऑफ फाई। दो इक्वेशन आएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर।
सो अब हमने इस इक्वेशन को एग्जांपल्स के थ्रू इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करना है। सो मेरे पास एग्जांपल क्या है, मेरे पास एग्जांपल ये है कि से मुझे M1 गिवन है, U1 गिवन है, मुझे M2 गिवन है, मुझे U2 पता है कि रेस्ट पे है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी V1 पता है मुझे, टोटल V1 वेक्टर कंपोनेंट है। मैग्नीट्यूड कह लें तो बेहतर रहेगा क्योंकि इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है, इसकी कंपोनेंट्स नहीं पता। V2 मैंने निकालना है, या एग्जैक्ट इसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। थीटा निकालना है, फाई निकालना है। मुझे पता है कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन मुझे पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। सो हाफ M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 V1 मुझे गिवन है 2 है, हाफ M2 ये मुझे अननोन है, तो यहाँ से मुझे ये निकल जाएगा 20। सो V2 मुझे मिल गया 4.74 मीटर पर सेकेंड। सो ये गिवन था, मैंने ये निकाल दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो अननोन हैं, जो कि कौन से, थीटा और फाई। अब हम मोमेंटम के x कंपोनेंट की बात करेंगे, मोमेंटम के y कंपोनेंट की बात करेंगे। इनिशियल पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट में था। सो m1 वेलोसिटी x कंपोनेंट की इक्वल टू m1 v1 cos ऑफ थीटा x कंपोनेंट, m2 v2 जो हमने यहाँ पे निकाला ये हमारा v1 था, ये हमारा पार्टिकल का मैस m1 था, ये मैस m2 है। सो कॉस ऑफ फाई, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी जो इक्वेशन मेरे पास है इसको मैंने रीअरेंज किया है। इसको मैंने रीअरेंज कैसे किया है कि ये वाला कंपोनेंट मैंने अलग करके रख दिया है, ये मैं उधर ले गया हूँ। सो 20 पहले आ जाएगा, माइनस ये उधर जाएगा, तो 10 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसको मैंने लेवल किया है इक्वेशन 4, क्योंकि पहले मैं लेवल कर चुका हूँ कुछ इक्वेशंस को डिफरेंट नंबर्स। सो जो इसका y कंपोनेंट आएगा वो y कंपोनेंट क्या आएगा, y कंपोनेंट मेरे पास आएगा, y कंपोनेंट में इनिशियली y कंपोनेंट इनिशियली मेरे पास कोई भी मोमेंटम नहीं था। पार्टिकल 1 m1 वेलोसिटी v1 साइन, पार्टिकल m2 वेलोसिटी v2 साइन ऑफ फाई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल 1 अपवर्ड मूव करेगा, पार्टिकल 2 डाउनवर्ड मूव करेगा। ये पार्टिकल 1 का y कंपोनेंट, ये पार्टिकल 2 का y कंपोनेंट, डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा। सो अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको मैंने रीराइट कर दिया। साइन ऑफ फाई वाली इक्वेशन मैंने इधर कर दी, ये वाली इक्वेशन मैंने इधर कर दी। सो अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। दो मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशंस हैं से, जो एक मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 4, वो क्या है, वो है 13.41 cos ऑफ फाई इक्वल टू 20 माइनस 10 टाइम्स cos ऑफ थीटा। दूसरी है मेरे पास 13.41 साइन ऑफ फाई इक्वल टू 10 टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो 4 को मैं स्क्वायर करूँगा, 5 को मैं स्क्वायर करूँगा, ऐड कर दूँगा। सो मैंने क्या करना है कि मैंने इक्वेशन स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, 5 का ऐड कर देना है। सो 4 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 13.41 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाई, 20 का स्क्वायर 400, 10 टाइम्स कॉस का स्क्वायर 100 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, क्योंकि दरमियान में माइनस था, ये कंपोनेंट ट्वाइस के साथ ये फैक्टर आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस 2ab वाली ये टर्म है। सो इक्वेशन 3 में 13 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाई विच इज़ इक्वल टू इसका 100 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाई। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, सो ये एग्जैक्टली सेम टर्म है, कॉमन आ जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मुझे 1 दे देगा, सो एडिंग में सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये सीधी सीधी आ जाएगी, ये 100 है, ये भी 100 है, कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का ये कॉमन आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन जो आएगी वो 1 आएगी, ये सिंपली 100 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ रहेगी मेरे पास। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ थीटा है। यहाँ से थीटा मैं निकाल सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा 0.80 है, 0.80 है, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस। थीटा एग्जैक्टली आ रहा है 36.9 डिग्रीज़। सो अगर मैंने एक दफ़ा थीटा निकाल दिया इस इक्वेशन में पुट करके 5 में थीटा, मैं फाई निकाल सकता हूँ। सो 13.41 साइन ऑफ फाई, 10 टाइम्स साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दी, फाई मेरे पास आई है 26.6
डिग्रीज। सो इन सारी की सारी जो कोलिजन्स इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, इसको हम समराइज़ करेंगे। कोई सा भी केस हो, सारे के सारे केसेस में मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व करेगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अगर मेरे पास इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेगी, अगर मेरे पास इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेगी। अगर मेरे पास कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन है तो पार्टिकल स्टिक टुगेदर हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन। नोटेशंस जो हमने इसमें यूज़ की पार्टिकल्स के लिए, m1 m2 इनिशियल वेलोसिटीज़ के लिए, u1 u2 फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए, v1 v2, और इसके अलावा जो हमने इसमें इक्वेशंस यूज़ की वो कौन कौन से यूज़ की। सबसे पहले हमने इक्वेशन यूज़ की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि वैलिड है फॉर ऑल कोलिजन्स। सो अगर मेरे पास 2D केस है तो इस इक्वेशन का x कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा, y कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वैलिड है ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन्स, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट केस देखेंगे। अब हम जो केस देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, हम देखेंगे कोलिजन्स एंड एनर्जीज़ इन सेंटर ऑफ मैस फ्रेम। सबसे पहले हम ये भी देखेंगे इसमें कि सेंटर ऑफ मैस फ्रेम क्या है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि लाइफ फ्रेम क्या है, फिर हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मैस फ्रेम में कोलिजन्स और एनर्जीज़ कैसे वेरी करती हैं। सो से मेरे पास दो पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम है मेरे पास, एक सिंपली 2 पार्टिकल सिस्टम है। सो एक पार्टिकल यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, वो एक पहला पार्टिकल मेरा यहाँ पर है, फिर दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ पर है। तो वेलोसिटी पहले पार्टिकल की है v1। अब मिक्स मत कीजिएगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ को, क्योंकि अब हम इस वक्त फ़िलहाल कोलिजन्स की बात वेलोसिटीज़ के केस में नहीं कर रहे, हमें डिफरेंट एक लेवल करना होगा। सो यहाँ की इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 है। इन दोनों सिस्टम्स की अगर मैं सेंटर ऑफ मैस निकालूँ, अगर ये भी मूव कर रहा है आगे की तरफ, ये भी मूव कर रहा है आगे की तरफ, क्योंकि ये वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी गिवन है, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस फिक्स नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मैस भी अपनी तरफ मूव करता जाएगा। तो सेंटर ऑफ मैस इटसेल्फ की जो वेलोसिटी है वो vcm है। सो हमारे पास एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मैस यहाँ पर है। जैसे आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मैस भी आगे मूव करेगा। सो ये सेंटर ऑफ मैस की वेलोसिटी है vcm, ये पार्टिकल 2 की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है। फिर हम एक और वेलोसिटीज़ डिफाइन करते हैं, और वो वेलोसिटीज़ हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मैस। कि पार्टिकल जो 1 है उसकी वेलोसिटी है u1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मैस, जो पार्टिकल 2 है उसकी वेलोसिटी है u2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मैस। तो सेंटर ऑफ मैस से पार्टिकल 2 मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, दूर जा रहा है विथ वेलोसिटी u2 या करीब आ रहा है, डिपेंड करता है डायरेक्शन में। पॉजिटिव आएगा तो दूर जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली करीब आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से पार्टिकल जो जा रहा है सेंटर ऑफ मैस से दूर विथ वेलोसिटी u1 जा रहा है। सो u1 और u2 जो वेलोसिटीज़ हैं वो वेलोसिटीज़ हैं सेंटर ऑफ मैस वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटीज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस। v1 और v2 लैब वेलोसिटीज़ हैं, लैब वेलोसिटी से मुराद है विथ रेस्पेक्ट टू सम रेस्ट ओरिजिन जो कि रुका हुआ है उसके रेस्पेक्ट से पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की वेलोसिटीज़ है। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल जिसका ओरिजिन रेस्ट पर है तो उसको हम लैब फ्रेम कहते हैं। सो ये वेलोसिटीज़ लैब वेलोसिटीज़ या लैब फ्रेम वेलोसिटीज़ कहलाती हैं। और जहाँ पे हमारे पास जो vcm है ये बेसिकली है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस, कि सेंटर ऑफ मैस इटसेल्फ किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है सिस्टम का। सो इस केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आएगी वो हम पहले भी डील कर चुके हैं, क्योंकि ये u1 और u2 सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है, टोटल मैस टाइम्स टोटल मैस ही आएगा m1 + m2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मैस हम डिफाइन करते हैं। सो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल 1 की, जिसका बाद में मैं K1 भी कहूँगा, ½ m1u1², पार्टिकल 2 की ½ m2u2²। ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस है। सो अगेन
u1 और u2 जो वेलोसिटीज़ हैं रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम वेलोसिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिफाइन की गई है। और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है या ट्रांसलेशनल मोशन है सेंटर ऑफ मास की। नज़र आ रहा है मेरा ख़याल है, यस नज़र आ रहा है, ठीक है सही है। सो मुझे पता है कि मैं u1 लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे मैं u1 सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास VCM का वेक्टर है, ये मेरे पास u2 का वेक्टर है, ये मेरे पास v2 का वेक्टर है। सो VCM प्लस u2 इज़ इक्वल टू v2। सिमिलरली VCM प्लस u1 इज़ इक्वल टू v1। सो गौर से देखिएगा, VCM प्लस u1 मुझे दे देता है v1। अगर मैं u1 लिखना चाहूँ तो VCM उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। सो u1 मेरे पास v1 माइनस VCM की शेप आ जाएगा। अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो दिस माइनस दिस आ जाएगा, वो एग्जैक्टली मैंने लिखा हुआ है। सो ये u1 के लिए v1 सेम आ गया। VCM की जो शेप है मैंने वो लिख ली। वो VCM की शेप क्या है, वो मुझे जो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन है उससे मिलेगी। उससे कहाँ से मिलेगी, टोटल मास टाइम्स VCM इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो ये टोटल मास इसकी जगह मैंने लिखा हुआ है, ये टोटल मास m1 v1 प्लस m2 v2। सो VCM की पूरी वैल्यू मैंने उठा के कर दी। सो LCM लेंगे, ये m1 m2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इनमें m2 कॉमन आ रहा है, अगर m2 मैंने कॉमन निकाल दिया सो मेरे पास ऊपर आ जाएगा v1 माइनस ऑफ v2 माइनस ऑफ v2 अपॉन m1 प्लस m2 सेम आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा u1। सिमिलरली u2 के एक्सप्रेशन को लेके जब मैं ड्राइव करूँ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जो u2 आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ m1 v1 माइनस v2 सेम ये अपॉन m1 प्लस m2। तो आप ड्राइव कर सकते हैं आसानी से, u2 की एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आएगी। सो u1 की एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव की हुई है, u2 की एक्सप्रेशन आप ड्राइव कर सकते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम आएगी। सो अब हमने क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जीज़ निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी पहले मैं इंडिविजुअल निकाल देता हूँ, फिर मैं बाद में कंबाइन कर दूँगा काइनेटिक एनर्जी को। u1 इटसेल्फ मेरे पास क्या है, जो शेप निकली है उसकी m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2। अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो m2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा, v1 माइनस v2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं k1 कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी कहेंगे पार्टिकल 1 के केस में। सो हाफ आ जाएगा, m1 आ जाएगा, ये इसका v2 का पूरा स्क्वायर जो कि है m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 v2 माइनस v1 का स्क्वायर आ जाएगा ये। सो सिमिलरली u2 जो मेरे पास आ जाएगा माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2। सो इसकी एनर्जी आ जाएगी k2 हाफ m2 u2 का स्क्वायर लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ। सो m1 का स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, m2 मैंने बाद में लिख लिया है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर v1 माइनस v2 का यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सॉरी। सो अब हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कंबाइन करेंगे। सो इंटरनल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, सो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की k1 भी मैंने निकाला हुआ है, k2 भी मैंने निकाला हुआ है, ये मैंने k1 निकाला हुआ है, ये मैंने k2 निकाला हुआ है। k1 को मैंने पूरा का पूरा पुट कर दिया, k2 को मैंने पूरा का पूरा पुट कर दिया। ये वेलोसिटीज़ कॉमन है, हाफ कॉमन है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन है। यहाँ पे m1 m2 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे m1 m2 का स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं m1 m2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे m2 रह जाएगा, यहाँ पे सिंपली m1 रह जाएगा। सो हाफ m1 m2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर है। ये वेलोसिटीज़ का स्क्वायर सेम आ गया। ये m1 m2 का स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 सिंगल है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर। सो अगर मैं गौर से देखूँ v1 माइनस v2 मुझे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो
सो ये मेरे पास V1 है, ये मेरे पास V2 है। V1 और V2 का डिफरेंस मुझे बेसिकली ये डिफरेंस वेक्टर दे देगा। ये वेक्टर बेसिकली मुझे बता रहा है कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 किस रेस्पेक्ट से मूव कर रहा है, या पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 किस वेलोसिटी के साथ एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या करीब आ रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स, कि दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने यहाँ निकाली हुई है। से रिलेटिव वेलोसिटी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि अगर मैं इस शेप से देखूँ, मैं यहाँ से देखूँ, मैं इसमें से अगर ये माइनस करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली यही वेक्टर मिलेगा। सो एग्जैक्टली मैंने यही निकाल दिया, इसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी कह दिया। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी V1 VCM माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दी V VCM, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये V1 माइनस V2 आ जाएगा, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी बनती है एग्जैक्टली ये। सो उसका जो दूसरा केस है वो क्या आ जाएगा। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी बनती है, जो U के केस में भी लिख सकते हैं, V के केस में भी लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स के पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के साथ किस स्पीड के साथ दूर हो रहा है या करीब आ रहा है। सिमिलरली पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट से। फिर एक और टर्म यहाँ पे आ रही है, जो कि आ रही है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये टू पार्टिकल सिस्टम में रिड्यूस्ड मैस कहलाता है। अगर टू पार्टिकल सिस्टम को अगर हम डील करते हैं एज ए सिंगल पार्टिकल, तो उसका जो कंबाइंड मैस आ जाएगा वो कहलाता है रिड्यूस मैस। तो रिड्यूस मैस की एग्जैक्टली शेप ये बनती है। जो रिड्यूस मैस है उसका अलग से एक फार्मूला बनता है। वो क्या फार्मूला बनता है, वो बनता है 1 अपॉन रिड्यूस मैस इज इक्वल टू 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। सो इनका LCM अगर मैं लूँगा तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 1 अपॉन म्यू। सो म्यू जो आ जाएगा वो एग्जैक्टली रिड्यूस मैस की शेप बनती है, ये आ जाएगी। सो मेरे पास ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ रिड्यूस मैस रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। सो मैंने यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी है, जो कि हाफ टोटल मैस, ये टोटल मैस है M1 प्लस M2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस का स्क्वायर है सेंटर ऑफ मैस वाले टर्म काइनेटिक एनर्जी की, फिर इंटरनल एनर्जी की टर्म काइनेटिक एनर्जी की। सो हाफ कैपिटल M VCM का स्क्वायर हाफ रिड्यूस्ड मैस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स। सो हमारे पास अगर सेंटर ऑफ मैस फ्रेम है, तो उस फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आएगी वो समहाउ ऐसे आएगी कि टोटल मैस टाइम सेंटर ऑफ मैस की वेलोसिटी लेंगे प्लस रिड्यूस मैस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स जो भी हैं वो लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कोलिजन्स की। हम देखेंगे सेंटर ऑफ मैस फ्रेम में कोलिजन्स कैसे वेरी करते हैं, एनर्जीज हमने देखनी कैसे वेरी कर रही हैं। कोलिजन हमारे पास कोई भी हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट आएगा। सो डेफिनेटली जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। मोमेंटम की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में वेरी करती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में अगर मैं देखूं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम की वैल्यू सेम रहेगी। दूसरे कोऑर्डिनेट में से उसकी वैल्यू कोई और आती है, लेकिन बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो भी है। सो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मोमेंटम की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर फ्रेम में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रहती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ट्रू है हमेशा से। सो RCM में डिफ़ाइन कर सकता हूँ M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन है बेसिक। V सेंटर ऑफ मैस के केस में M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। अगेन ये भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं आराम से। वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मैस की, पार्टिकल 1 है वेलोसिटी V के साथ, पार्टिकल 2 है वेलोसिटी V2 के साथ। ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मैस की। सेंटर ऑफ मैस की वेलोसिटी डेफिनेटली V1 और V2 के जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी लाइन पर आएगी, कहीं और नहीं आएगी, जो भी सेंटर ऑफ मैस की वेलोसिटी आएगी। ओके, सो अब हम बेसिकली देखेंगे मोमेंटम देखेंगे सेंटर ऑफ मैस फ्रेम में।
सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी u1 है, और जो कि हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल m1 की वेलोसिटी u1 है। मैं मोमेंटम पार्टिकल को कह रहा हूँ p1 ऑफ c, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी है जो कि मैंने पुट कर दी। ये रिड्यूस मास बन जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी, ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी बन जाएगी, मोमेंटम बन जाएगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम रिड्यूस मास टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली पार्टिकल 2 के केस में मैं लिखूँगा तो इसकी वेलोसिटी अगर आपको याद है तो नेगेटिव आई थी, सो नेगेटिव मैंने लगा दिया m2, उसमें m1 आ रहा था, एग्जैक्टली ये शेप आएगी, नेगेटिव बाहर आ गया, ये भी रिड्यूस मास है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। सो अगर मैं टोटल मोमेंटम देखूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन, सो ज़ीरो आ रहा है, डेफिनेटली आफ्टर कोलिजन भी ये ज़ीरो ही आएगा। सो अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, से पार्टिकल एक यहाँ से यूँ जा रहा है, एक यहाँ से यूँ जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, डेफिनेटली मूव करेगा, तो हर पॉइंट पे इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, नेट इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल करेंगे। सो हमारे पास, क्योंकि इस पार्टिकल के साथ सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो इसका डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर्वाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ मूव कर रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ इसको ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट नज़र आएगा। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जिसमें मोमेंटम हर पॉइंट पे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेंगे सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हर पॉइंट पे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होगा। सो लैब फ्रेम में डेफिनेटली मोमेंटम सर्वाइव करता है। अगर मैं लैब फ्रेम की बात करूं तो मोमेंटम 1, मोमेंटम 2, इसकी वेलोसिटी v1 है, लैब के रेस्पेक्ट से वेलोसिटी v2 है। सो ये शेप बनती है टोटल मोमेंटम, टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो लैब फ्रेम में टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे मोमेंटम देगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम पार्टिकल का हमेशा ज़ीरो आएगा। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में से पार्टिकल जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास पहले पार्टिकल का यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ पे पार्टिकल को जो नज़र आएगा, इस पार्टिकल यहाँ यूँ आते हुए नज़र आएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ यूँ आते हुए नज़र आएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ यूँ आते हुए नज़र आएंगे, इस पार्टिकल पे कोलिजन होगा। सो हर पॉइंट पे टोटल मोमेंटम ज़ीरो होगा। जैसे कोलिजन के बाद अगर हम देखेंगे तो अगेन मोमेंटम यूँ नज़र आएगा, मोमेंटम यूँ नज़र आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा पार्टिकल के साथ आगे मूव करता जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हर पॉइंट पे टोटल मोमेंटम ज़ीरो आता है ऑल द टाइम। लैब फ्रेम में मोमेंटम की फाइनाइट वैल्यू रहती है, जो कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये तो वैलिड है, लेकिन लैब फ्रेम में उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। सो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नज़र कैसे आएंगे हमें? सो ये पार्टिकल 1 आ रहा है विथ मोमेंटम p1c, पार्टिकल 2 आ रहा है मोमेंटम p2c। लैब फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे हैं। सो कोलिजन के बाद पार्टिकल 1 यहाँ जाएगा, पार्टिकल 2 यहाँ जाएगा। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये मोमेंटम एग्जैक्टली इस मोमेंटम के बराबर होगा, ये मोमेंटम एग्जैक्टली इस मोमेंटम के बराबर होगा। इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज हुई है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के डेफिनेटली बराबर आएगा। सो लेंथ ऑफ द मोमेंटम वेक्टर्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। सो लेंथ ऑफ मोमेंटम वेक्टर्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल, एनर्जी इज़ कंजर्व। डेफिनेटली इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी को कंजर्व करना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इवन मोमेंटम्स की जो लेंथ है वो भी सेम रहेगी, लेंथ भी चेंज नहीं होगी। सो इस मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है सेम आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही आएगा। अगर मेरे पास इलास्टिक कोलिजन है, अगर मेरे पास इन इलास्टिक कोलिजन है तो पार्टिकल मैग्नीट्यूड इसके जो है वो डेफिनेटली एनर्जी कम होगी। एनर्जी का मतलब ये है कि वेलोसिटी कम होगी। सो अगर मेरे पास पार्टिकल 1 आ रहा है, सो इसका लेंथ
चेंज होगी मोमेंटम की। मोमेंटम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और हो जाएगा, इसका जो था वो कुछ और हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ द मोमेंटम वेक्टर्स रिड्यूस फॉलोइंग द रिएक्शन कोलिजन। कोलिजन के बाद उनके लेंथ रिड्यूस हो जाएंगे, डेफिनेटली वेलोसिटीज़ चेंज हो गई। यहाँ पे वेलोसिटीज़ एग्जैक्टली सेम रहती हैं, यहाँ पे वेलोसिटीज़ चेंज हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट टाइम हम बेसिकली रोटेशन डायनामिक्स शुरू करेंगे। थैंक यू।